Hello everyone, I welcome you all to our channel Exam Time. So today we are going to start our lecture 4 on teaching aptitude for UGC NET paper 1. So in previous lecture 3 हमने पढ़ा था different levels of teaching के बारे में, different level of teaching. Okay? और हमने जाना था 3 लेवल में टीचिंग को हम पढ़ते हैं. सबसे पहले मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, उसके बाद हमने देखा था अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग और उसके बाद हमने देखा था रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग. अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो लेक्चर 3 से पहले आप जाके देख ले और उसके बाद आगे हम इस लेक्चर को आप कंटिन्यू कर सकते हैं. ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है? तो नेचर और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ टीचिंग. तो इसका जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो हमने डिस्कस पिछले क्लास में भी किया था इन सारे पॉइंट्स को. तो बेसिकली जो आपका जो आपका लेवल्स ऑफ टीचिंग है ना, वो भी आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ टीचिंग में ही आता है. उसको हमने एक अलग सेपरेट लेक्चर में किया था और इस बाकी सारे फीचर्स को हम इस लेक्चर में कवर करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है टीचर का वो आप एक बार टीचिंग का देख लेते हैं सबसे पहले. ठीक है, सो इट टेक्स प्लेस इन डायनामिक एनवायरनमेंट. उसके बाद इट इज क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन, लर्निंग, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग. देन इट इज एसेंशियली एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी. इट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस. It tends towards self-organization. It is a social service. It includes lengthy period of study and training. It has high degree of autonomy. It is a continuous process and teaching is a profession. Okay? So सबसे पहले हम बात करेंगे डायनामिक एनवायरनमेंट के बारे में. ठीक है, देखो जो टीचिंग है ना, टीचिंग is always conducted in a dynamic environment. Okay, so teaching is dominated by communication, which is very dynamic. Communication is most important thing of important feature of teaching. बिना communication के teaching cannot be expected. Okay, तो communication इतना खुद में ही dynamic होता है कि you have to make the environment so dynamic. Okay, तो teaching changes according to time and places. अब देखो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके का environment होता है और teaching का जो way है ना वो different हो जाता है different situation, different time के according. Okay, अब रीजन ये है कि अब जैसे अब कोई क्लासरूम है, अब क्लासरूम में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स यूज करते हो. कहीं पे आपको वो इक्विपमेंट नहीं मिलता तो हमें कम्युनिकेशन में वर्बली ज्यादा काम करना पड़ता है, कहीं ओरली ज्यादा काम करना पड़ता है, कहीं पिक्चोरियली चीजों को रिप्रेजेंट कर पाते हैं, कहीं हमारे पास और भी ज्यादा टूल्स टेक्निक्स होते हैं जिससे हम अपनी चीजों को प्रेजेंट कर पाते हैं. राइट, तो इसीलिए ये इतना डायनामिक है कि जगह बदलने पे, चीज बदलने पे, समय बदलने पे जो है वो एनवायरनमेंट हमें चेंज होता है और उसके अकॉर्डिंग हम अपने टीचिंग पैटर्न को बदलते हैं. ठीक है, तो इसीलिए ये कहा जाता है कि दिस इज अ डायनामिक और दिस इज कंडक्टेड इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट. ओके, सो इट्स एनवायरनमेंट कंसिस्ट इंटरेक्शन अमॉन्ग 3 वेरिएबल्स. अब यहाँ देखो इसके एनवायरनमेंट में ये डायनामिक इसलिए क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल बेसिकली डिपेंड करते हैं दूसरे के ऊपर. तो सबसे पहला वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उसके बाद डिपेंडेंट वेरिएबल एंड देन इंटरवेनिंग वेरिएबल. तो इसको अगर हम क्लासीफाई करें, हमारे पास बेसिकली 3 तरह का जो टीचिंग एनवायरनमेंट में इंटरेक्शन होता है वो 3 तरह का वेरिएबल क्या क्या है. सबसे पहले हमारे पास वेरिएबल दैट इज इंडिपेंडेंट. ये वेरिएबल क्या? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल. एंड इसके बाद क्या है? इसके बाद हमारा डिपेंडेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल. और थर्ड में क्या हमारा? इंटरवेनिंग, इंटरवेनिंग. ओके, तो जो ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो आपका पहले, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन होता है? सो बेसिकली एज अ स्टूडेंट डिपेंड्स अपॉन टीचर. देखो कोई भी स्टूडेंट जो है ना, ये स्टूडेंट हमेशा टीचर के ऊपर डिपेंड करता है. स्टूडेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? टीचर के ऊपर लर्निंग के लिए. तो ये तो इंडिपेंडेंट नहीं हुआ. सो ही इज डिपेंडेंट वेरिएबल. ये स्टूडेंट बिना टीचर के वो पढ़ नहीं पाएगा, वो सीख नहीं पाएगा. सो स्टूडेंट्स आर एज्यूम्ड एज डिपेंडेंट वेरिएबल. तो डिपेंडेंट वेरिएबल में किसको रखेंगे? स्टूडेंट को, स्टूडेंट को या लर्नर को. जो सीखना चाहता है, जो लर्नर है हमारा, वो क्या है? वो है डिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, इसके बाद देखो टीचर. अब टीचर क्या है? टीचर ऐसे पोजीशन में होता है कि इनटू मैनिपुलेट द बिहेवियर्स ऑफ स्टूडेंट एंड हेंस. अब टीचर है यहाँ पे, अब स्टूडेंट तो डिपेंडेंट हो गया ना कि ये टीचर है, अब हम इसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन टीचर अपने आप को इस तरीके से मैनिपुलेट करता है सिचुएशन को कि ये इंडिपेंडेंट होता है. मतलब इसको इन सब के ऊपर डिपेंड होने का आवश्यकता नहीं. ये नहीं होगा तो कोई और होगा, ये नहीं होगा तो कोई और होगा. ओके, सो फॉर हिम दीज ऑल आर बेसिकली
वेरिएबल्स की ये सब बदल सकते हैं, लेकिन हम तो नहीं बदलेंगे, हम जो टीचर है हम तो वही रहेंगे, ठीक है। तो बेसिकली टीचर इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो टीचर को हम कहाँ रखते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो टीचर क्या होगा हमारा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, राइट। उसके बाद अब देखो, टीचर हो गया, लर्नर हो गया, स्टूडेंट या लर्नर हो गया, और दूसरा टीचर हो गया। तो इन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन होगा, जो टीचिंग का जो प्रक्रिया होगा, वो प्रक्रिया के लिए हमें कुछ साधन की आवश्यकता होगी। वी नीड सम मीन्स, वी नीड सम सोर्स। तो ये जो सोर्सेस का जरूरत होता है ना हमें पढ़ाने के लिए, यानी टीचिंग के लिए, इसी सोर्स को हम बोलते हैं इंटरवेनिंग मीडियम। सो दिस इज ऑल्सो क्रूशियल थिंग कि बिना इंटरवेनिंग मीडियम के टीचिंग अच्छे से कंडक्ट नहीं किया जा सकता। तो ये सब क्या सब हो जाता है इसमें, जैसे तुम्हारा इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज हो गया, मोटिवेशनल टेक्निक्स हो गया, ठीक है। ये सब मिला के जो है ये सब आपका इंटरवेनिंग वेरिएबल में आ जाता है। अब जैसे देखो, अब यहाँ पे ये टीचर है, इसके सामने बहुत सारा इक्विपमेंट्स रखा हुआ है, जिसको यूज करके ये क्या करता है, पढ़ा रहा है बच्चों को, ठीक है। तो जैसे इसमें हम क्या यूज कर सकते हैं, जो टीचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इन सबको हम मान सकते हैं। फिर आपको जो भी चीज जो एक साधन के तौर पे यूज किया जाता है फॉर टीचिंग पर्पस आर कॉल्ड इंटरवेनिंग वेरिएबल, ओके। अब हम लोग देखेंगे कि अगर इन केस वी वांट टू लुक एट द टीचर, लर्नर, करिकुलम, फिजिकल कंडीशन, मतलब क्लाइमेट, तो आपको तीन तरह का जो है ना प्रक्रिया दिखेगा पढ़ाने का, यानी टीचिंग का तीन तरह का प्रक्रिया दिखेगा। अगर हम कहाँ देखते हैं, टीचर, लर्नर और करिकुलम या फिजिकल कंडीशन यानी एनवायरमेंट को देखते हैं, तो सबसे पहला प्रक्रिया जो है, जो सबसे पहला प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं बाइपोलर। क्या कहते हैं, बाइपोलर, ओके। सो बाइपोलर प्रोसेस, सिंपल, बाई का मतलब दो होता है, बस समझ लो, बाई का मतलब दो, यानी कि दो ही वेरिएबल यहाँ काम करेंगे। तो टीचर, एक टीचर, दूसरा लर्नर। यहाँ पे इंटरवेनिंग मीडियम नहीं होता है बाइपोलर में, इंटरवेनिंग, नो इंटरवेनिंग, नो इंटरवेनिंग वेरिएबल, ओके। इसमें इंटरवेनिंग वेरिएबल नहीं होता, एक टीचर, दूसरा लर्नर। अब ये अपने स्किल के अकॉर्डिंग इसको टीच करता है, ये कोई साधन का इस्तेमाल नहीं करते। तो इस तरह के प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं बाइपोलर। तो इसका आ जाता है ट्राइपोलर प्रोसेस। तो ट्राइपोलर का मतलब तीन, ट्राई का मतलब तीन होता है, तो तीन वेरिएबल यहाँ पे आए, तो टीचर हो गया, दूसरा आपका लर्नर हो गया, और ये लर्निंग प्रोसेस जो होगा वो डिपेंड करेगा किस बात पे, एक करिकुलम पे, ओके। करिकुलम का मतलब कि जो पढ़ाना है उसका पूरा तौर तरीका उसमें लिखा होता है, उसके अकॉर्डिंग ही ये पूरा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट किया जाता है, ठीक है। उसके आता है क्वाड्रिपोलर, क्वाड्री का मतलब फोर, सो क्वाड्रिपोलर प्रोसेस। इसमें आपको चार मिलेगा वेरिएबल, एक तो टीचर हो गया, दूसरा करिकुलम, लर्नर एंड फिजिकल क्लाइमेट को भी इसमें अटैच किया जाता है। तो इस तरह के प्रक्रिया को, इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं क्वाड्रिपोलर। तो याद रखोगे, क्वाड्रिपोलर में टीचर, करिकुलम, लर्नर और फिजिकल क्लाइमेट। ट्राइपोलर में टीचर, करिकुलम और लर्नर। बाइपोलर में आपका आ गया टीचर और लर्नर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कॉन्सेप्ट, अभी मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एजुकेशन जो है वो ज्यादा ट्राइपोलर प्रोसेस की तरफ इंक्लाइंड होता है, ठीक है। जिसमें पुपिल यानी टीचर, सॉरी लर्नर जो सीखने वाला है यानी स्टूडेंट, टीचर, और जो सोशल इन्वायरमेंट है, सोशल इन्वायरमेंट का सेंस यहाँ पे मतलब आ गया करिकुलम से, जो जिस तरीके से हमें पढ़ाना है, ठीक है। करिकुलम में ही आपका सारा कुछ आ जाता है, जो भी आपका इंटरवेनिंग मीडियम है ना, वो सब कुछ इसके अंदर अटैच होता है, ठीक है। नाउ it is closely related to education, learning, instruction and training. अब देखो, teaching is basically a method of to influence the learning process. Teaching is a basic method to influence the learning process. अब learning process देखो, सीखने का जो प्रक्रिया होता है, सीखने का जो प्रोसेस होता है, वो ऐसा नहीं है कि बिना टीचर के कोई सीख नहीं सकता। यस, यू कैन टू लर्न विदाउट टीचर, बट टीचिंग जो है, यानी कि टीचर जो आपको सिखाता है, या जो उसका जो कंप्लीट एक साइंस आप कह सकते हो जो प्रोसेस है, वो ऐसा है कि आपके लर्निंग प्रोसेस को वो इन्फ्लुएंस करता है, वो काफी आसान बना देता है, फास्ट बना देता है, ठीक है। नथिंग इज एज्यूम्ड टू बी टाउट अनलेस इट इज लर्न बाय द स्टूडेंट। नथिंग इज एज्यूम्ड टू बी टाउट अनलेस इट इज लर्न बाय द स्टूडेंट्स। अब कोई भी चीज ऐसा जो स्टूडेंट के द्वारा नहीं सीखा गया, हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो पढ़ाया गया, ठीक है। अगर कोई ऐसा चीज है जो पढ़ा दिया गया लेकिन स्टूडेंट ने उसको सीखा ही नहीं, तो हम क्या कहेंगे, वो पढ़ाया गया नहीं, क्योंकि स्टूडेंट ने तो सीखा ही नहीं ना, ठीक है। दस लर्निंग एंड टीचिंग गो हैंड टू हैंड। तो लर्निंग है तो टीचिंग, मतलब टीचिंग है और लर्निंग नहीं है तो क्या आप बोलोगे टीचिंग नहीं, क्योंकि टीचिंग तो हुआ, लर्निंग हुआ ही नहीं ना। तो दोनों एक दूसरे के साथ चलेंगे, ठीक है। सो बोथ गो
hand to hand. Okay. Now teaching is the main tool to educate a person. Obviously किसी भी person को if you want to educate, if you yourself want to educate, तो teaching is the main tool. ठीक है, कहीं ना कहीं से तो अब देखो टीचिंग का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि टीचर ही होगा. टीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ना. तो आप सीख सकते हो किसी दूसरे और प्रक्रिया से भी. हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में देखा था ना, जो हमारा एक जो हमारा मॉडल था टीचिंग का, जैसे हमने एंड्रागोगी, पैडागोगी ये सब देखा था. ठीक है, उसमें हेटागोगी जो था, उसमें आप खुद से सीखते थे, तो वो भी टीचिंग का ही प्रोसेस था ना. ठीक है, तो टीचिंग क्या है, सबसे मेन टूल है जिससे आप एजुकेट कर सकते हो किसी भी पर्सन. ठीक है. नाउ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी का क्या रोल होता है ये देखते हैं. सो टीचिंग इज एसेंशियली एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी. अब इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी इसलिए क्योंकि ऑब्वियस है कि ये इंटेलेक्चुअल चीज है. आप एजुकेटर होते हो, आप इंटेलेक्चुअल बनते हो, आपकी बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, आप जो सोच पाते हो, समझ पाते हो. दैट्स व्हाई टीचिंग इज एसेंशियली इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी. इट इज नॉट मर्ली टॉकिंग और एक्सप्रेसिंग वंस आइडिया. बस ये नहीं कि बस एक्सप्रेस कर रहा है अपने आइडिया को, बता दिया, बात कर लिया, बस इससे नहीं कंप्लीट होता. इट रिक्वायर्स कंसिस्टेंस एंड कंटिन्यूअस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज. Okay, it entails the creation of a conducive and supportive learning environment. Okay, it entails creation of conducive, supportive and learning environment. A teacher has to evolve a suitable plan of action to achieve desired changes in the behavior of group of learner. अब पहले, अब मान लो किसी भी लर्नर के अंदर कुछ बिहेवियर में चेंज लाना है हमें, या कुछ ऐसा गोल सेट किया जो इसे सिखाना है. ठीक है, तो टीचर क्या करता है इसके लिए. अब मान लो किसी को सपोज गिटार सीखना है, सपोज किसी इंसान को गिटार बजाना सीखना है, तो गिटार बजाने के लिए जो उसका ट्रेनर होगा, यानी जो उसका टीचर होगा, वो क्या करेगा, एक प्लान डेवलप करेगा, एक तैयारी करेगा, जिसमें एक प्रोसेस होगा जिससे कि कैसे उसको ये चीज लर्न कराया जाए. ठीक है, इन लर्निंग टीचिंग प्रोसेस लर्नर्स कॉन्स्टिट्यूट्स द रॉ मटेरियल. अगर इसको आप एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस की तरह से देखो, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो लर्नर होता है वो रॉ मटेरियल की तरह होता है. ठीक है, लर्नर्स आर प्रिपेयर टू टीच इन कंटिन्यूअस इन्वॉल्वमेंट इन द सोसाइटी विद द वैलिड एक्सपेक्टेशन. अब देखो, हर एक लर्नर से आप भी अगर घर में पढ़ रहे हो, सपोज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट, यू आर स्टडिंग टीचिंग एप्टीट्यूड, तो देयर इज लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन, राइट. देयर इज लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन कि if you are studying teaching aptitude, then you will give exam this. Okay, then you will qualify and become an assistant professor. Okay, or you will do some research. उसके बाद फिर आप प्रोफेसर बनोगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, आगे आपका करियर होगा उसमें. you will be very aspiring for all the goals that you have desired. in fact आपने ही जो गोल डिसाइड किया वो नहीं, आपसे भी सोसाइटी एक्सपेक्ट करते हैं चीजें. ठीक है, यही सब चीज कि आपने से नेट का तैयारी करना स्टार्ट किया तो लोग कहेंगे कि हाँ असिस्टेंट प्रोफेसर बनेगा, वो ये बनेगा. तो सोसाइटी भी आपसे क्या है ना, वो जोड़ लेता है अपने एक्सपेक्टेशन को. ठीक है, so now teaching is a science. Teaching is a science as well as an art. Okay, टीचिंग क्या है, साइंस है. अब देखो टीचिंग साइंस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो भी पढ़ाते हैं इसमें एक टेक्निकल हर एक चीज का ना इन्वॉल्वमेंट होता है, कि हर एक चीज का एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है, प्रोसेस है, सिस्टम है, तरीका है, जिससे हम पढ़ाते हैं बच्चों किसी को. ठीक है, सिखाते हैं किसी को, या एक प्रोसेस को डेवलप कर पाते हैं जिससे सीखा जाए, समझाया जाए, सिखाया जाए. और आर्ट क्यों है, ये आर्ट इसलिए है क्योंकि आर्ट का काम क्या होता है कि चीजों को रिप्रेजेंट करना. ठीक है, जैसे एक टीचर, मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था ये बात, कि कोई एक टीचर जो होता है वो एक्टर की तरह होता है. एक्टर होता है बेसिकली, ही इज एक्टिंग, ही इज डूइंग सम आर्ट, ही इज एन आर्टिस्ट. टीचर जो है एक आर्टिस्ट है, जो पढ़ाने वाला होता है, सिखाने वाला, वो एक आर्टिस्ट की तरह होता है, क्योंकि वो आपके सामने कुछ दिखाता है, कुछ प्रक्रिया करता है, कुछ प्रोसेस करता है, जिससे आप सीखते हो, समझते हो. द टीचिंग प्रोफेशन इज बेस्ड अपॉन सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. यही साइंस है ना, which has been derived from social, psychological, historical, political and economical spheres of life. हमारे लाइफ में बहुत सारा स्पेयर्स होता है, जैसे सोशल स्फेयर, साइकोलॉजिकल स्फेयर, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल. तो टीचिंग जो है ना, ये सब से डिराइव किया हुआ एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है. ओके, सो इट इज also influenced by religious, spiritual and ethical beliefs in the society. Okay, teaching techniques are systematic. It has definite steps to be followed and are easily communicable. On the basis of assumption, science, a teacher can be trained.
अब देखो साइंस के एजम्पशन पे जब टीचर का ट्रेनिंग होता है तो बहुत सारा टेक्निकल एस्पेक्ट ऐड किया जाता है कि पढ़ाने का नया नया इनोवेटिव तरीका, क्रिएटिव तरीका, चीजों को आसान करके कैसे पढ़ाया जाए। अब जैसे देखो किसी भी बच्चे को अगर सिखाना है कुछ भी, जो लर्नर है, अगर हम उसके माइंड को अच्छे से समझ पाए, उसके माइंड को अच्छे से समझ पाए एकदम न्यूरोलॉजिकल लेवल पे, ठीक है, उसके माइंड का जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसका कॉन्शियसनेस, उसके न्यूरॉन्स के एक्टिव, मतलब उसका जो पूरा माइंड कैसे काम करता है, हाउ माइंड वर्क, ठीक है, माइंड का काम कैसे होता है, कैसे वो काम कर पाता है, कैसे समझ पाता है, सीख पाता है। अब हर एक बच्चे में क्या होता है, एक ना कुछ आपको एक इंट्रिंसिक क्वालिटी मिलेगा। तो उस क्वालिटी को पहचानने का काम आप तब कर सकते हो जब चीजों को आप अच्छे से समझोगे साइंटिफिकली, है ना। सो देयर आर डिफरेंट स्टेप्स दैट फॉलोड इन ट्रेनिंग ऑफ अ टीचर। सो टीचिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, ठीक है। इट टेक्स प्लेस इन डायनामिक एनवायरनमेंट, वो हमने देखा। द टीचर हैज टू डील विथ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन क्लास इन अ टेक्टफुल मैनर। इट नीड्स अ लॉट ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच एंड डिस्क्रिप्शन। ओके, सो यहाँ से ये चीज तो क्लियर हो पाया कि टीचिंग जो है साइंस एज वेल एज आर्ट दोनों है, टीचिंग साइंस और आर्ट दोनों की मिलावट होती है, ठीक है। नाउ सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, द पीपल इन टीचिंग प्रोफेशन आर सेंसिटिव टुवर्ड द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी बिकॉज इट इज सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड। तो जो टीचिंग प्रोफेशन में जो लोग हैं वो सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, इसलिए क्योंकि उनका जो सेंस होता है, वो जो मतलब जो भी करते हैं, दिस इज ड्यू टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, दे इवॉल्व अ डिफरेंट मैकेनिज्म टू सस्टेन एंड प्रमोट द स्टैंडर्ड टीचिंग प्रोफेशन। अब जैसे सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब ये है कि जब आप कोई भी चीज खुद से ऑर्गेनाइज करते हो तो इसके डेवलपमेंट को, इसके ग्रोथ को आप उसके लिए जिम्मेदार होते हो, और यू में मेक इट इवॉल्व टू क्रिएट सम स्टैंडर्ड लेवल, इसको आगे बढ़ाने के लिए इसको कैसे अच्छे से किया जाए, ठीक है, कुछ मैकेनिज्म आप डिफाइन करते हो जिससे कि टीचिंग प्रोसेस जो है वो ग्रो करे। सो ग्रोथ इन टीचिंग प्रोफेशन इज ऑर्गेनिक इन नेचर। दूसरा एक ये होता है कि जो टीचिंग का प्रक्रिया है, आप इसमें कोई एफर्ट न लगाओ, ये अपने आप जो है ऑर्गेनिकली नेचुरली ग्रो करता है, ठीक है। जैसे आप किसी भी चीज को जब स्टार्ट करोगे पढ़ाना, तो वो पढ़ाते 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 एक लेवल आ जाता है जिस टाइम में आपका पढ़ाने का लेवल, अगर आप आज से सपोज आज अगर आप टीचर हो, ठीक है, और आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है, तब उसको टीचर इसका 10 साल का एक्सपीरियंस है, और ये अगर अपने 10 साल से पहले यानी कि जब स्टार्टिंग का फर्स्ट ईयर था उस साल में जाके अपने प्रक्रिया को देखेगा जैसे वो पढ़ा रहा था, द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, तो आज के डेट में उसको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो डिफरेंस है ये बहुत सारे ट्रेनिंग्स लेने से भी आता है, और कुछ डिफरेंसेस ऐसा है जो उसके नेचुरली ग्रोथ करने से होता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक ग्रोथ से भी उसमें काफी डेवलपमेंट आता है, ठीक है। सो ग्रोथ हैपेंस इन स्पॉन्टेनियस, तो एक साथ होता है, मतलब अगर आप चीज सीख रहे हो तो आप में ग्रोथ भी ऑटोमेटिकली आएगा, अगर आप पढ़ाते जा रहे हो तो आप में ग्रोथ आता चला जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली इट इज अ सोशल सर्विस, it has been accepted that education is a potent tool to bring about change in any nation। तो किसी भी नेशन, किसी भी देश में जो बदलाव होगा, जो डेवलपमेंट होगा, ये इसका पूरा का पूरा जो है वो किसके ऊपर जाता है, एजुकेशन के ऊपर, ओके। जिस देश का ह्यूमन रिसोर्स सबसे ज्यादा एजुकेटेड होता है वो देश सबसे ज्यादा डेवलप होता है, और इसको पूरा करने का जो है वो कहा जाता है, वो जाता है टीचिंग के ऊपर, और टीचिंग को कराने का काम किसका होता है, टीचर का ऊपर, ठीक है, टीचर के ऊपर। सो इट इज यूजफुल टू डेवलप द सोसाइटी, दैट्स व्हाई इट इज अ सोशल सर्विस। Now, higher degree of autonomy of teaching. So there is a high degree of autonomy in the teaching profession, राइट फ्रॉम, जैसे सबसे पहले करिकुलम डेवलपमेंट में हो या प्लानिंग एक्टिविटीज करो। जैसे अब करिकुलम डेवलपमेंट, अब क्या है, अब कोई भी चीज अगर करिकुलम बनेगा, कुछ पढ़ाना है, तो उसके लिए पूरा का हम एक कोर्स स्टडी डिसाइड करते हैं, पूरा करिकुलम डिसाइड करते हैं कि क्या क्या पढ़ना है, पूरा हर एक चीज के साथ सब कुछ डिफाइन करना। तो ये एक ऑटोनॉमस चीज होता है। ऑटोनॉमस मतलब कि इसमें जो एक चीज है, इसमें कोई दूसरे चीज का इन्फ्लुएंस नहीं होता, ठीक है। तो पूरे साल का जो प्लानिंग एक्टिविटी होता है कि पूरे साल में सपोज इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, इस पर्टिकुलर कोर्स में क्या करना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कौन सा लेक्चर कितने देर का होगा, कितने दिन में क्या टॉपिक खत्म किया जाएगा, आइडेंटिफाइंग द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, जो पढ़ना है उसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या, ये पढ़ने के बाद सपोज ये लेक्चर में ये पढ़ाई हो तो इसके बाद क्या सीखने के लिए मिला, इसका इवोल्यूशन कैसे करना है, इवोल्यूशन कैसे करना है, डिसाइडिंग अपॉन द मेथड ऑफ टीचिंग, ठीक है। मीडिया evolution criteria and technique to divide the admission
एंड प्रमोशन रूल। अब इसमें ये भी डिसाइड करना है कि अब मान लो कि जैसे सपोज आपने जो पढ़ा जो सीखा, उसके लिए आपका प्रमोशन यानी कि एक लेवल से दूसरे लेवल में जाते हो, फिर उससे ऊपर वाले लेवल में जाते हो, तो ये कैसे होगा? जैसे आप मान लो कोई इंस्टीट्यूशन है, अब इंस्टीट्यूशन में कोई पर्टिकुलर चीज का पढ़ाई हो रहा है, तो अब इसमें एडमिशन कैसे होगा, इसमें एडमिशन कैसे होगा, तो इसके लिए भी जो चीज प्रक्रिया पूरा डिसाइड किया जाता है। तो बेसिकली ऑटोनॉमी इन प्लानिंग एंड एक्सिक्यूशन ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज। अब को करिकुलर एक्टिविटीज भी जो स्कूल्स में, कॉलेजेस में या किसी भी शिक्षण संस्थान में जो कंडक्ट कराया जाता है, इसके लिए भी ये पूरा का पूरा एक सिस्टम जो होता है वो बनाया जाता है। दैट्स व्हाई इट नीड हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी। ओके, नाउ टीचिंग इज अ प्रोफेशन। ऑब्वियसली टीचिंग इज अ प्रोफेशनल, टीचिंग इज अ प्रोफेशन। ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी लोग प्रोफेशनल ही होते, ठीक है। जैसा हमने शुरू में बात किया थोड़ी देर पहले कि सोशल नेचर का भी है ये चीज, सोशल सर्विस भी होता है इससे, ठीक है। तो बहुत सारे टीचर आप देखोगे जो कि दे आर नॉट सो मच प्रोफेशनल, बट सम ऑफ देम आर वेरी प्रोफेशनल। बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जिनका करोड़ में पैकेज होता है, ठीक है। कोई टीचर ऐसे होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट अपने नॉलेज को शेयर करते हैं, ठीक है। तो खैर अभी हम बात करेंगे टीचिंग प्रोफेशन कैसे है उसके लिए। आप जो अभी नेट का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, तो नेट का एग्जाम देने के बाद आप जब असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, देन यू आर अ प्रोफेशनल टीचर, राइट? यू विल बी अ प्रोफेशनल टीचर, ठीक है। जो आप सपोज जो कोर्सेज वगैरह बीएड का करता है, एमएड करता है, तो इसमें आप क्या कर रहे हो? यू आर बिकमिंग अ प्रोफेशनल टीचर बिकॉज यू आर स्टडिंग एजुकेशन इन स्पेसिफिक मैनर, कि आप उसको कैसे नॉलेज को इम्पार्ट करोगे, अपने स्किल्स को कैसे लोगों तक पहुंचाओगे, ठीक है। तो इट इंटर्स नंबर ऑफ इयर्स ऑफ स्टडी, इंटरमीडिएट ट्रेनिंग पीरियड, बहुत सारा ट्रेनिंग पीरियड उसमें होता है। हम उसको सीखते हैं ना, पढ़ाने का प्रक्रिया भी सीखा जा रहा है। आप जो पढ़ाओगे उसको सीखते हो कैसे पढ़ाना है, तो इसीलिए फिर उसका जब करोगे, ये कंप्लीट होने के बाद फिर क्या होता है, आप जॉब करते हो, यानी कि जॉब किस चीज का, आप बनोगे टीचर। सो टीचर इज अ प्रोफेशन, राइट? सो ए टीचर हैज टू इम्प्रूव हिज हर क्वालिटी। अब टीचर बनने के बाद भी आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग लेना पड़ता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये करना होता है ताकि आप अपने आप को डेवलप कर सको, ग्रो कर सको, ठीक है। ना कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे हम जो टीचिंग से रिलेटेड होता है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या है? इट इज द डिलीवरी ऑफ कंटेंट्स बाय टीचर। तो कोई टीचर जो भी कंटेंट डिलीवर करता है सामने वाले को, लर्नर को, दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन। It does not involve an interaction between the teacher and the learner, but it still facilitates the achievements of teaching of activities. Okay. Now, instruction include both teaching and classroom management. अब instruction में तो सब कुछ आ गया, टीचिंग भी आ गया, क्लासरूम मैनेजमेंट भी आ गया, ये पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन का ही जो है ये। ओवरऑल आप ये समझ सकते हो कि इंस्ट्रक्शन का मतलब जो कंटेंट का डिलीवरी है, ठीक है। टीचिंग एंड ट्रेनिंग, अब यहाँ देखो ये इसमें कभी बहुत सारा डिफरेंसेस क्रिएट हो जाता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी करते हैं, टीचिंग को ट्रेनिंग ही समझ लेते हैं, कई लोग ट्रेनिंग को टीचिंग समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंसेस टीचिंग एंड ट्रेनिंग में। तो द मेन पर्पस ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग इज टू इक्विप ए कैंडिडेट विद अ स्पेसिफिक और जॉब रिलेटेड टेक्निकल स्किल। तो ट्रेनिंग का मेन काम जो है ना, ट्रेनिंग का, टीचिंग का, ट्रेनिंग का मेन काम है कि किसी भी कैंडिडेट को जॉब रिलेटेड वोकेशनली या चीजों को के लिए ट्रेन करना, ताकि वो यहाँ से करके जाए और सीधा जॉब करे। ओके, ये करने का सीधा जॉब करे। लेकिन जब आप टीचिंग करते हो, जब चीजों को सिखाते हो, जब पढ़ाते हो, ठीक है, जब टीचिंग का जो प्रोसेस है, उस टीचिंग के प्रोसेस में क्या होता है, आप पढ़ते हो, आपको कुछ डिग्री मिलता है, सपोज आप बीएड करोगे, सपोज आप एमएड करोगे, तो ये आपको टीचिंग से मिला। अब ये नहीं कि बीएड एमएड किया और यू आर गेटिंग अ जॉब। ओके, बीएड एमएड करने के बाद क्या है, आपको किसी न किसी फॉर्म को फिल करना होता है, जहाँ पे वैकेंसीज आती हैं, फिल करना होता है, फिर आपको वहाँ पे ट्रेनिंग कर लेना पड़ता है, ठीक है। जैसे आप मान लो कोई बीटेक करता है, तो बीटेक करने के बाद क्या होता है कि ऐसा नहीं बीटेक किया एंड इज गोइंग टू गेट द जॉब। बीटेक करने के बाद उसको कैंपस प्लेसमेंट में जाना होता है, उसका 3 महीना का 6 महीना का उसका ट्रेनिंग होता है। जैसे यूपीएससी क्वालिफाई करने के बाद क्या होता है, लवासना में जाता है लोग, तो वहाँ पे उसका यूपीएससी क्वालिफाई करने के बाद लवासना में जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, लवासना में आपका 8 से 10 महीने का जो है वो ट्रेनिंग होता है। पहले तो आपका वहाँ पे कैंपस ट्रेनिंग होता है, कैंपस ट्रेनिंग के बाद आपको कैंपस वो आपका जो ऑन ड्यूटी ट्रेनिंग होता है वो होता है। तो ओवरऑल 2 से 3 साल का जो है ना पूरा ट्रेनिंग का प्रक्रिया ही चलता है। तो ये जो ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग क्या है, ये टीचिंग नहीं है, ये आपको सिखाया जा रहा है कि अपने रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे आप बियर करोगे, ठीक है। तो दिस इज बेसिक डिफरेंस। तो टीचिंग इज एज्यूम टू बी वाइडर कॉन्सेप्ट दैन ट्रेनिंग। टीचिंग जो है एक ओवरऑल वाइडर, तो टीचिंग के अंदर ट्रेनिंग आ सकता है, बट ट्रेनिंग इज अ स्पेसिफिक थिंग,
Okay, while teaching deals with mainly theoretical aspects and training is the practical application of theoretical knowledge. So theoretical knowledge तो आप पहले से टीचिंग से लेके आए हो, अब उसमें जो आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस लेना है तो वो ट्रेनिंग से आएगा। ठीक है, जैसे कोई पुलिस बनता है, सपोज जब वो डिफेंस में जाता है तो वहां पे उसका ट्रेनिंग होता है, और ट्रेनिंग जो भी हो रहा है उसका ऐसा थोड़ी है कि चलना वहां पे सिखाया जाता है। चलना आप पहले से चल के आए हो, चलना आपको पहले से आता है, बोलना आपको पहले से आता है, आपके अंदर जो नॉलेज है वो पहले से, लेकिन उसको कहाँ कैसे क्या यूज करना है प्रैक्टिकली ये एप्लीकेशन आपको ट्रेनिंग के थ्रू सिखाया जाता है, राइट। सो इम्पार्ट न्यू नॉलेज व्हाइल ट्रेनिंग इक्विप द इनहांस that already knowledgeable concepts with tools techniques to develop the specific skill set. One's teaching goal is to enrich minds while training's end is to mold habits or performance. ठीक है, अब देखो टीचिंग ट्रेनिंग में क्या है ना, आपको खाना भी सिखाया जाता है कि हाउ टू ईट, हाउ टू सिट, हाउ टू वॉक, मतलब कैसे तरीका होता है। अब ये नहीं कि अब जैसे डिफेंस में, अब डिफेंस में अगर कोई है तो उसका चलने का तरीका अलग है, दौड़ने का तरीका अलग है, उसका सोचने का भी तरीका अलग है, तो वहां पे वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक ट्रेनिंग देके सिखाया जाता है। उसी में आप देखोगे बहुत सारा कमांडर होता है, एक अलग लेवल का कमांडर होता है, उसको अलग लेवल का ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक है, आई होप कि टीचिंग और ट्रेनिंग का जो बेसिक ये कॉन्सेप्ट है ये क्लियर समझ में आया होगा आप लोग। ठीक है, so teaching is usually within the context of academic world while training is generally associated with the commercial realm. Okay, another difference is found between the thought and action. The thought और action का differences है। Now one important thing, this is indoctrination. आई होप आपने ये वर्ड कभी सुना होगा पहले। ये इंडोक्ट्रिनेशन क्या होता है? अब देखो इंडोक्ट्रिनेशन ये शायद जिसने पहली बार सुना होगा, इसके लिए आप समझ लो ये दूसरा वर्ड और क्या क्या है। सो व्हाट आर अदर वर्ड्स फॉर इंडोक्ट्रिनेशन? दिस इज ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन, एजुकेशन, ब्रेन वॉशिंग। अब ये तीनों ज्यादा इंटर रिलेट नहीं कर पाओगे, आप यहाँ समझो, ये ब्रेन वॉशिंग, ठीक है, टीचिंग, ट्यूशन, ये सब भी आ जाता है। परसुएशन, दिस इज अ बेटर टर्म। इनकलकेशन, इनकलकेशन, ओके, इनकलकेशन। तो ये क्या है ना कि अगर मान लो सपोज ये एक इंसान, सपोज ये एक कोई जो है, ये अपने अंदर का जो इसका जो इंसाइट है या इसका जो थॉट है, इसका जो विचार है, इसका जो सोच है, वो इसके ऊपर थोपता है या इसके ऊपर डालता है या इसको बताता है कि तुम ये चीज जानो, यही सही है, ऐसा ही है, ये अपने बिलीफ को दूसरे के ऊपर इम्प्लीमेंट करता है। तो इसी प्रोसेस को हम इंडोक्ट्रिनेशन कहते हैं। ओके, इंडोक्ट्रिनेशन अगर हम कहें तो ये हायर ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर हो जाता है टीचिंग का, जिस लेवल पे जो है ना अपने बिलीव्स को और आइडियाज को ना इम्प्रेस किया जाता है दूसरे के ऊपर। जैसे अभी बुद्ध, बुद्ध के बारे में आप जानते होंगे, तो बुद्ध के बिलीव्स और आइडियाज को जो बुद्ध के जो स्कॉलर्स होते हैं, जो ट्रेनर होते हैं, जो बुद्धिज्म को प्रमोट करते हैं, जो प्रमोटर होता है, वो क्या करते हैं, बुद्धिस्ट आइडियाज को इम्प्लीमेंट करते हैं या इम्प्रेस करते हैं दूसरे के ऊपर। ठीक है, टीचिंग कैन बी डन विदाउट इंडोक्ट्रिनेशन, टीचिंग बिना इंडोक्ट्रिनेशन के भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि टीचिंग में इंडोक्ट्रिनेशन जरूरी है, काम आता है। आप जैसे देखो किसी ने अच्छा बिलीफ सीखा, ठीक है, सपोज सम वन हैव अडॉप्टेड सम गुड बिलीव्स, जिससे काफी ज्यादा हेल्प मिलता है पढ़ने में, समझने में चीजों को। तो और दूसरा जो है सामने वाला जिसको सिखा रहा है वो शायद उस चीज को उतना नहीं जान रहा, ठीक है, या उसके एग्जैक्ट मीनिंग को वो नहीं समझ रहा, तो वो क्या करेगा, वो इसके उसको समझाएगा और उस बिलीफ को कहेगा कि तुम अपने दिमाग के अंदर डालो इस बात को और समझो, तुम भी ऐसा ही करो। ठीक है, क्योंकि ये अच्छा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अपने बिलीफ को इसके ऊपर थोप रहा है। आप इसको थोप रहा है, ये अलग तरह का वर्ड लग रहा होगा मे भी, लेकिन होता यही है कि आप अपने बिलीफ को इम्पार्ट करते हो दूसरे को, ठीक है, ताकि वो भी वो चीज करे और जो ऑब्जेक्टिव आपका है वो ऑब्जेक्टिव ये भी रीच करे। ठीक है, जैसे कोई भी रिलीजन को जो एक्सपोजर मिलता है, रिलीजन का जो एक्सपोजर होता है वो इसी तरीके से आता है। ठीक है, रिलीजन को भी इंडोक्ट्रिनेट ही किया जाता है, लेकिन इंडोक्ट्रिनेशन बिना टीचिंग के संभव नहीं है। अगर इंडोक्ट्रिनेट करना चाहते हो कोई बिलीफ को, आप दूसरे की जगह ये करना चाहते हो, तो यू हैव to understand the art of teaching. So that will be through the process of teaching. Okay. So chalo, so this is the last thing. We have 5 question और आप 2 मिनट के लिए स्क्रीन को पॉज करो। 1 2 3 4 5 ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसको छोड़ दो। ये 5 क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है, और जो भी ऑप्शन आंसर होगा आपका उसको आप लिख लो। ठीक है, आई होप आपने किया होगा स्क्रीन पॉज करके। अब हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सो व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म करिकुलम? करिकुलम का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है? इट सेज दैट सब्जेक्ट ऑफ स्टडी ऑफर्ड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये संभव है, सब्जेक्ट ऑफ स्टडी ये भी होता है करिकुलम, लेकिन बाकी का ऑप्शन भी पढ़ते हैं।
organized whole of learning and other experiences provided by educational institution to realize set of goals। ये थोड़ा सा वाइट टर्म में नहीं लग रहा? ये जो चीज है बी, इसमें क्या ए भी इंक्लूडेड है? बिल्कुल। सी देखते हैं, द प्रिस्क्राइब्ड सिलेबली इन वेरियस सब्जेक्ट प्लस प्रैक्टिकल कोर्सेज एंड प्रोजेक्ट डिसर्टेशन। अब देखो इसमें क्या है, ये सिलेबस बेस्ड बात कर रहा है, सब्जेक्ट बेस्ड बात कर रहा है, प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट डिसर्टेशन का बात कर रहा है। ये फिर से एक थोड़ा सा स्पेशलाइज चीज हो गया, ये एक जनरलाइज चीज में ये भी आ रहा है, इसमें ये भी आ रहा है, ठीक है। नाउ थ्योरी प्रैक्टिकल कोर्सेज टू बी कंप्लीटेड टू क्वालिफाई द न्यू लेवल ऑफ एजुकेशन, और ये भी हमको स्पेशलाइज ही लग रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आंसर आया हो, ठीक है। आप देखो, अगर आपने भी यही सोचा है कि ये जो ऑप्शन, देखो यहाँ पे क्वेश्चन एग्जामिनर जो है ना आपके साथ ऐसे ही खेलता है, वो क्वेश्चन का ऑप्शन ऐसा सेट करेगा कि आपको ये भी ऑप्शन लगे सही, ये भी ऑप्शन लगे सही, लेकिन तो इसमें आपको हायर ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी कहाँ है वो आपको देखना है। तो ये जो ऑप्शन है ना, बी वाला ऑप्शन, इसमें ओवरऑल तीनों कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चंस को आपको पढ़ के इस तरीके से सॉल्व करना है। मे बी आप देख के यहाँ पे ये भी ऑप्शन लगा सकते हो, ये भी एक हद तक सही है, बट इट इज नॉट द मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन इन दिस फोर। तो जो सबसे ज्यादा एक्यूरेट होगा वो हम सेलेक्ट करेंगे। सो बी इज द आंसर। नाउ व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। देखो जब भी नॉट आया ना, इसको एकदम दिमाग चमका देना, नॉट है तो थोड़ा सा ज्यादा कंसिस्टेंस का जरूरत है यहाँ पे, ठीक है। तो हम चारों स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। अ गुड कम्युनिकेटर कैन नॉट बी अ गुड टीचर। अ गुड कम्युनिकेटर कैन नॉट बी अ गुड टीचर, गलत बात है। गुड कम्युनिकेटर कैन बी अ गुड टीचर ना, अ गुड कम्युनिकेटर कैन बी अ गुड टीचर, ये गलत बात है। तो नॉट का अगर बात आएगा तो ये नॉट हो सकता है, लेकिन आगे ऑप्शन पढ़ते हैं। अ गुड कम्युनिकेटर हैज गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, हाँ सही बात है। एक गुड कम्युनिकेटर जो है उसका सेंस ऑफ ह्यूमर तो अच्छा होगा। अ गुड कम्युनिकेटर हैज वाइड रीडिंग नॉलेज, ऑब्वियसली हो सकता है। अ गुड कम्युनिकेटर हैज कमांड ओवर लैंग्वेज, बिल्कुल हो सकता है। तो ये और ये आइडियली सही है, बट ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि आंसर में क्या पूछ रहा है, नॉट। सो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ए विल बी द करेक्ट आंसर। Now next question देखते हैं। A teacher will become an effective communicator if, a teacher will become an effective communicator if he uses instructional facilities। हाँ ठीक है, instructional facilities यूज करना चाहिए। He helps students get meaning out of what he teaches। अब ये क्या सेंटेंस है, इसको थोड़ा समझना अच्छे से। क्या कह रहा है कि ही हेल्प्स, टीचर जो है स्टूडेंट को हेल्प करता है जो भी सिखाया गया उसका मतलब जानने का। तो जो भी सिखाया है उसका मतलब, ये तो बड़ा अच्छा बात है ना, जो भी सिखाया गया उसका मतलब सिखा दे तो मतलब सिखा दिया, है ना। टीचिंग तो हमने देखा था ना कि टीचिंग दोनों तरह का चीज है ना, कि टीचिंग हुआ और लर्निंग भी हो साथ में। तो जो टीचिंग किया गया और वो सीख लिया गया, तो दैट इज द गोल, वही हमारा गोल अकम्प्लिश हो गया ना यहाँ पे। लेकिन यहाँ क्या है, ये इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज यूज करता है, तो ये हमारा ओवरऑल गोल लग रहा है। बाकी आगे देखते हैं। ही आस्क क्वेश्चन इन बिटवीन टीचिंग, बिल्कुल वो क्वेश्चन पूछ सकता है, ये भी एक टीचर का कैरेक्टरिस्टिक है। ही हेल्प्स स्टूडेंट्स गेट करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चंस ऑफ द टॉपिक, बिल्कुल ये भी हो सकता है। लेकिन बी ऑप्शन इज द मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन, ठीक है, जिसमें हमको सारा कुछ आ जाता है। अगर आपने कुछ पढ़ाया, बच्चे को समझ में आ गया, तो सब कुछ आपने यूज किया होगा सही तरीके से ना। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देखो क्वेश्चंस को आप समझो किस तरीके से, यहाँ पे गलती करने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। आप इसमें से कंफ्यूज करोगे, तो जो सबसे ज्यादा ये और ये सब इनसाइट कब डेवलप होगा, जब टीचिंग एप्टीट्यूड को भी लेक्चर्स हम लोग कर रहे हैं, उसको आप अच्छे से सोचोगे, समझोगे, अच्छे से पढ़ोगे, तो ठीक है। नाउ अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। फिर से दिमाग को चमका लो, नॉट करेक्ट, ठीक है, सही कौन नहीं है। तो पहले देखते सही कौन कौन होगा। तो मैक्सिमम सही होगा, एक गलत होगा, तो वही हमको देखना है कौन सा है। तो टीचिंग इज जस्ट एन आर्ट, टीचिंग इज जस्ट एन आर्ट नॉट, हमने पढ़ा था टीचिंग आर्ट और साइंस दोनों है। तो टीचर कैन बी ट्रेंड ऑनली, टीचर कैन बी ट्रेंड ऑनली, टीचर कैन बी ट्रेंड ऑनली, टीचर कैन बी ट्रेंड, बट टीचर कैन नॉट बी ट्रेंड ऑनली, ऐसा हम नहीं बोल सकते। टीचर जो है बस ट्रेंड ही हो सकता है, और जस्ट एन आर्ट भी हम नहीं बोल सकते इसको, ठीक है। टीचर आर बॉर्न, अब देखो कहने का मतलब क्या है ना, कि ये स्टेटमेंट, ये तीनों का तीनों स्टेटमेंट जो है ना ये गलत है, यानी कि नॉट ट्रू। तो नॉट ट्रू में ये ऑप्शन भी, ये ऑप्शन भी, ये ऑप्शन भी, तो तीन तो होगा नहीं। तो चौथा ऑप्शन आपके लिए क्या है, देख लो, ऑल ऑफ द एबव। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द नेचर ऑफ टीचिंग। इसमें से नेचर ऑफ टीचिंग कौन रिफ्लेक्ट करता है, इट इज एन आर्ट, इट इज एन साइंस, दोनों होता है, इट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। So guys, this is the end of the lecture. Thanks for watching, and I really appreciate your time
So have a good day, good night. God bless you all.